नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज का सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सभ्यता, संस्कृति और समाज की जड़ों तक जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर दो लंबे और बड़े पोस्ट किए हैं जो असाधारण रूप से तीखे भी हैं। इन पोस्ट में उन्होंने सीधा वार किया है बीजेपी पर, कुछ खास मीडिया संस्थानों पर और उस नैरेटिव पर जो परिवारवाद के नाम पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है, विपक्ष पर तलवार चलाता है। लेकिन अखिलेश का निशाना इससे भी गहरा है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में जो ये लोग हैं, जो ये इस तरीके के लोग हैं, जो मीडिया हाउस के लोग हैं, वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं और ऐसे नैरेटिव के दम पर वो एक माहौल बनाते हैं और माहौल सत्ताधारी दल के लिए बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग परिवारवादी नहीं, हम लोग बलिदानवादी हैं। हम जिन परिवारों ने राजनीति में त्याग किया है, बलिदान दिया है, वो बलिदानवादी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर कर दें जिनका परिवार नहीं है, मतलब जिनका परिवार है और जिनका परिवार राजनीति में कभी रहा है, ऐसे लोगों को जिनका राजनीतिक परिवार रहा है उनको बाहर कर दें। बहुत सारे लोगों को उन्होंने कटघरे पर खड़ा करते हुए कहा है, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया और कहा कि जिनके परिवार नहीं हैं वो परिवार की चिंता क्या करें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने परिवार का ध्यान भी नहीं रखते, परिवार को छोड़ देते हैं। दो महाकाव्यों की चर्चा की है उन्होंने, संभवतः उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि रामचरितमानस और गीता की बात वो करते हैं और वो कह रहे हैं कि इन दोनों महाकाव्यों की संरचना, रचना, परिकल्पना परिवारों के इर्द गिर्द ही है। परिवारों का जो क्रियाकलाप है उसके इर्द गिर्द है। तो आप परिवार को इस देश से अलग कैसे कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश का जो मीडिया है, मीडिया हाउस हैं, वो अब इतना गिर गए हैं कि जो दिवंगत है उसके बारे में भी उल्टी सीधी तस्वीरें छापते हैं, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। नेताजी मुलायम सिंह के बारे में इंडिया टुडे में एक तस्वीर छपी और उसको लेकर अखिलेश नाराज हैं। इसी तरह उन्होंने समाचार पत्र हिंदी का है दैनिक जागरण, उसका तो पहले ही बहिष्कार कर दिया है। तो बहुत सारे लोग, और बीच बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों की जाति भी पूछते हैं, तुम कौन जात हो। तो इस तरीके का एक नैरेटिव अगर अखिलेश के मुताबिक मीडिया बना रहा है तो फिर उसके उलट नैरेटिव अखिलेश यादव भी बना रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। ऐसा मीडिया संस्थान वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को लेकर कहते हैं। तो कुल मिलाकर आज मंथन में हम इसी पर बात करेंगे, परिवार पर राजनीति और मीडिया मोहरा। परिवार पर राजनीतिक जंग और मीडिया मोहरा, आज मंथन में ये सवाल उठा रहे हैं। दो बयान आपको सुनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान हैं। अखिलेश यादव की इस पोस्ट पर बीजेपी ने क्या रिएक्ट किया और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। जाहिर सी बात है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका स्टैंड तो वही होगा। सुनिए। देखिए, लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मीडिया को लेके सवाल उठ रहे हैं, उनकी भूमिका को लेके सवाल उठ रहे हैं, मीडिया वो लगातार सरकार की चापलूसी करती नजर आती है। सरकार से सवाल नहीं पूछती है, विपक्ष से सवाल पूछती है, परिवारवाद पे विपक्ष से सवाल पूछती है, सत्ता से सवाल नहीं पूछती, जिनको लेके लगातार सवाल पूछे जाते रहे। अब इंडिया टुडे के जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नेताजी की अपमानजनक जो फोटो है, जो एआई से बनाई गई, उसको लेके समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विरोध भी किया है। पूरी समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। ये मीडिया की मानसिकता बन गई है कि किस तरह से विपक्ष के लोगों को अपमानित किया जाए। जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय नेताजी जी जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनको लेके इस तरह का आपत्तिजनक पोस्टर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी
ऐसे मीडिया ग्रुपों का भी विरोध करती रहेगी, उनकी मानसिकता का भी विरोध लगातार करती रहेगी। देखिए, अखिलेश यादव जी को मति भ्रम हो गया है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बयान देना चाहिए। परिवार अच्छी इकाई है, एक सामाजिक इकाई है, एक संस्थागत इकाई है, लेकिन उसमें जो बात आप लगा देते हैं ना, उस पे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जाति को की महत्ता तो हमारे संविधान में भी बताया और दिखाया, दर्शाया गया है, लेकिन जो बात लगा देते हैं ना, परिवारवाद, जातिवाद, ये जो बात आप करते हैं, इस पे लोग टीका टिप्पणी करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो उसके जीते जागते उदाहरण है, और आपकी पार्टी भी उसकी जीती जागती उदाहरण है। उसके लिए परिवार मतलब संकुचित, परिवार मतलब केवल अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए कार्य करना, समाज के लिए नहीं कार्य करना। जब ऐसी संकुचित विचारधारा लेकर कोई भी आएगा तो उस पर मीडिया संस्थान भी हमला करेगी, सामाजिक लोग भी करेंगे और देश के नागरिक भी करेंगे। इंडिया टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेताजी मुलायम सिंह की वो तस्वीर जरा स्क्रीन पर दिखा दी जाए, जिसको लेकर अखिलेश यादव आग बबूला हैं और इस बात को कह रहे हैं कि भाई नेताजी का भी अपमान किया है, मीडिया इस स्तर पर चला गया है। खींचतान करके एक ऐसी तस्वीर बनाई गई। उनका साफ तौर पर मानना है कि नेताजी को अपमानित करने की, वास्तव में ये तस्वीर मुझे तो नहीं लगता कि इसको दिखाया जाना चाहिए या इस तस्वीर को किसी तरीके से इसको पब्लिश किया जाना चाहिए। इस तस्वीर को स्क्रीन से हटा दिया जाए। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने इसके अलावा 2 महाकाव्यों को लेकर भी, उसके पीछे की सांकेतिक महाकथा का भी हवाला दिया और कहा कि दोनों जो महाकाव्य हैं वो इशारा कर रहे हैं रामचरितमानस और गीता का, और वो कह रहे हैं कि दोनों महाकाव्यों का आधार परिवार ही रहा है। कुछ मीडिया हाउस महाकाव्यों को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रहे हैं और ये दानाजीवी, राजनीतिक दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चलाते हैं विपक्ष के खिलाफ, वो बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं अखिलेश यादव अपने एक्सपोस्ट में कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे की जो सांकेतिक महाकथा है उसका आधार परिवार रहा है। सत्ता में भक्ति में लीन मीडिया हाउस परिवार के नाम पर पौराणिक कथाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। जिन स्वार्थी लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं वो स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व देते नहीं। इशारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ है। मीडिया हाउस उनके परिवारों की कहानियां छापने की हिम्मत क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व की बात वो करते हैं। उनके उपेक्षित छोड़ दिए गए घर वालों के बारे में समाचार प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता? वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को उपेक्षित कर रखा है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं उनके मन के अंदर चोर बैठा होता है। राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति में सामने से नहीं पिछले दरवाजे से वो लाते हैं। ऐसे लोग, इनका चरित्र ही है, ये अखिलेश यादव कहते हैं अपनी पोस्ट में। परिवार इतना ही बुरा है तो बीजेपी उनके अब परिवारवादी संगी साथी व दानाजीवी मीडिया हाउस घोषित कर दें और दानाजीवी मीडिया हाउस भी घोषित करें कि वो अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस ले लेंगे और अपने एम्प्लॉय को दे देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और उनके परिवारवादी संगी साथी चाहते हैं कि परिवार तोड़ दिए जाएं। कुछ स्वार्थी मीडिया हाउस भी चाहते हैं कि परिवार टूट जाएं और लोग अकेले पड़ जाएं। धन लोभी मीडिया हाउसों से पत्रकारिता के मान, मूल्य, मर्यादा और सैद्धांतिक सीमाओं की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर, बड़े कड़े बातें कही हैं और आज इसको लेकर गंभीर चर्चा है। हमारे साथ पैनल जुड़ा है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शामिल हो चुके हैं। रवि प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आ गए हैं। विप्लव चौधरी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को कैटर करते हैं, उसके लीडर हैं। और वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नवेद सिको साहब भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय तक टीवी और प्रिंट पत्रकारिता में तमाम मुकामों पर रहे वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक संजय श्रीवास्तव भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नवेद सिको ने आज एक पोस्ट भी की है सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा था। नवेद सिको का अपना टेक है कि अखिलेश यादव मीडिया की जात पूछने के बजाय जनता का हालचाल पूछे। नवेद भाई जी बोलिए भाई, आपने बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट की।
देखिए, महत्वपूर्ण ये बात है कि आज की जो प्रदर्शन हुआ उससे तो मैं सहमत हूं, और अखिलेश यादव जिस तरीके से जो स्टोरी, जो तस्वीर लगाई गई उस मैगजीन में, उस मीडिया हाउस में, वो आपत्तिजनक लग रही है। एक बहुत बड़े नेता है, जन नेता मुलायम जी है, उस उनको लेकर खींचातानी हो रही है, और वो डिजिटल में उनके लगी थी इंडिया टुडे की, उसके बाद उसको ट्वीट भी कर लिया, यानी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। मीडिया अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, लग रहा है कि वो सत्ता के पैसे पर विपक्ष पे हमला कर रहा है, या विपक्ष के नेताओं पर को अपमानित कर रहा है, या पक्षपात कर रहा है, तो आप विरोध करिए, बिल्कुल कर कीजिए, आपका हक है और जनता आपके साथ रहेगी। मुलायम सिंह यादव जी ने हल्ला बोला था एक बड़े अखबार पर, तो उनके वो तेवर थे और होना भी चाहिए। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इतना कमजोर हो जाएगा तो उसको जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल भी आईना दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है सिर्फ कि अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े नेता है विपक्ष के, और इस तरह के मसलों पर मुखर होते दिखाई देते हैं, मीडिया से भी सवाल पूछते हैं। हालांकि जाति पूछना तो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। ये जिस तरह के उन्होंने कई पत्रकारों से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, इसको तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मीडिया हाउसेस नहीं, और नवेद भाई लोकसभा में उसी को वो कहते हैं कि कोई जात कैसे पूछ सकता है, उसी पर वो रिएक्ट करते हैं। जब लोकसभा में अनुराग ठाकुर जाति पर बात करते हैं तो अखिलेश यादव बिफर जाते हैं, कहते हैं आप मेरी जात कैसे पूछ सकते हैं, किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं आप। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की जाति नहीं पूछेंगे होना और लोकसभा में अगर बीजेपी का नेता कोई जाति पूछ ले तो बिफर जाएंगे। ये दो मानक कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल, दो मानक नहीं चल सकते। अब रहा सवाल इस बात का कि एक अखबार का बाइकॉट, उसके बाद एक प्रदर्शन, इस बात से हम किसी हद तक सहमत है, क्योंकि जो कंटेंट उन मीडिया हाउसेस का है वो ऑब्जेक्शनेबल है और उठाया जा सकता है। लेकिन ये तेवर, ये ताकत, ये संगठन, ये विरोध की जो एक ताकत दिखाई देती है अखिलेश जी के संगठन में और अखिलेश जी के नेतृत्व में, ये कहीं ना कहीं पर्सनलाइज होती है। मुझे लगता है जब कहीं ना कहीं निजता उनसे जुड़ी हुई होती है। मुझे याद है एक बार उन्होंने डीजीपी कार्यालय घेर लिया था, उसमें भी निजता जुड़ी हुई थी। हालांकि नेताजी पूरे प्रदेश और देश के नेता थे, निजता की बात यहाँ नहीं, लेकिन वो उनके पिता भी थे। तो जब उनको आक्रोश आता है तो वो अपनी ताकत दिखाते हैं, ये बात मैंने गौर की। लेकिन जनता की तकलीफों को लेकर, जनता के दुख दर्द को लेकर अगर वो प्रदर्शन करें या इसी रफ्तार में अपनी संगठन को सड़क पर लाएं, तो पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, लोकतंत्र के लिए लाभकारी होगा, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए। इस तेवर में मैंने ये कभी नहीं देखा कि महंगाई को लेकर, मेडिकल व्यवस्था को लेकर, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, तमाम जनता के प्रश्न है, परेशान है जनता। जनता से कभी उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। एक रैली निकाले, सड़क पे आए, जैसे राहुल गांधी ने एक रैली निकाली थी, सड़क पे आए थे कि जनता की तकलीफों को पूछे, जाति नहीं पूछे, तकलीफों को पूछे, और उन तकलीफों को लेकर जमीनी संघर्ष ऐसे ही करें जैसे नोएडा में किया था। मुझे लगता है ये बहुत असरदार होगा। और अपने तेवर जो वो दिखाते हैं मीडिया को लेकर, ऐसे तेवर गलत नहीं है वो, लेकिन इस तरह के तेवर वो जनहित में भी दिखाएं, जनता की तकलीफों के खिलाफ अगर वो मुखर हो तो इस देश और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। सत्ता को भी आईना दिखाया जा सकता है, समाजवादी पार्टी भी सत्ता की तरफ बढ़ सकती है। हाँ, निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। रविंद्र प्रताप सिंह से अब सवाल बनता है। रविंद्र प्रताप सिंह नवेद सिंह को सवाल उठा रहे हैं कि भाई अच्छी बात है अगर कोई मीडिया कोई धरती का तोंदी तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ भी करेगा और जो भी उल जलूल होगा दिखाता रहेगा, सुनाता रहेगा, लोगों को गुमराह करता रहेगा। मीडिया को किसने अधिकार दे दिया? लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार की जाति पूछते हैं, लोकसभा में आप उसी बात पे बिफर जाते हैं। यहाँ पर नवेद सिंह को ही सवाल उठा रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन तेवर आप पर्सनल मुद्दों पर ज़्यादा दिखा देते हैं, पार्टी के पर्सनल मुद्दों पर ज़्यादा दिखा देते हैं। तेवर अगर जनता के लिए आप दिखाएं, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, महंगाई, बेरोजगारी, सुनवाई, कार्रवाई, अगर इस पर बात करें आप, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से बेहतरीन तो कोई पार्टी नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। रविंद्र प्रताप सिंह देखिए, चौहान साहब जी, मुझको लगता है कि नावेद भाई भूल रहे हैं कि 2020 से हम लोग साइकिल यात्रा के द्वारा वह सारे काम कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा नावेद भाई कर रहे हैं। और आज तक भारत की सबसे बड़ी साइकिल यात्रा निकाली गई थी, पीडीए साइकिल यात्रा, जो 25,000 किलोमीटर तक चली थी। वो जन भावनाओं पे चली थी। उसके बाद से
पीडीए जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें जनता की समस्याएं सुनी जाती थी और 1 to 1 बात किया जाता था। इस समय भी पीडीए चौपाल चल रही है, उसमें वही सब किया जा रहा है जो नावेद भाई कह रहे हैं। हो सकता है उसका ध्यान ना हो उनको, इसलिए नहीं कर पाए, या भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे पास प्रचार तंत्र नहीं है, तो हो सकता है उनको जानकारी ना लगी। अब आते हैं जरा ये जो मीडिया हाउस ने दृढ़ता की है। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये मूल रूप से परिवार विरोधी हैं। ये एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहती हैं कि विवाह ही मत करो, ऐसा संगठन बनाया इन्होंने, विवाह ही मत करो, जो विवाह नहीं करेंगे तो परिवार नहीं होगा। अब अनुमति दे दी परिवार है। नहीं होगा तो रविंद्र भाई अब अनुमति दे दी। पिछले 10-15 सालों से एक बहुत पुराने स्वयं सेवक थे, तकरीबन 20 साल पहले बताया उन्होंने था कि हमको अब अनुमति दे दी है कि कर लो। तो हमें लगता है 15-20 सालों से ऐसी व्यवस्था बदल गई है। संजय श्रीवास्तव बताएंगे आगे, बोलिए। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि परिवार ही ना पनपने पाए यहाँ पर। और दूसरा, उनका हमेशा से हिंदू विरोधी चेहरा रहा है। डॉक्टर हेडगेवार से लेके आज तक हमेशा हिंदू विरोधी गए हैं। जो उन्होंने जिस संदर्भ का लेखते हुए ये बातें छापी हुई इंडिया टुडे ने, उसमें हमारे 2 महाकाव्य, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, इसमें श्री रामायण जी की बात है और श्री महाभारत जी की बात है। तो ये भी पूरे का पूरा जो नहीं, तो मैंने यही कहा कि भाई महाभारत और रामचरितमानस में जो पूरा कुछ हुआ, मैंने अपनी प्रस्तावना में यही बात कही। बोलिए। जी, मैं उसको श्री रामायण जी कह रहा हूँ, क्योंकि श्री रामचरितमानस जी निश्चित तो तौर अभी पर आया, भाई श्री रामचरितमानस है, गांव में रामचरितमानस है, रामायण है, हम लोग बचपन से यही सब कहते आए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो इसमें जो है, जो पूरा का पूरे ये दोनों महाकाव्य आधारित हैं, परिवार पे ही आधारित हैं। और इनके जो परिवार हैं सतयुग त्रेता द्वापर चले हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का चोला ओढ़ के इन्हीं का अपमान करती है बार बार। इसमें जो भी संदर्भ आए हैं, जो भी हमारे हिंदू भगवान आए हैं, उनका भी अपमान करती हुई नजर आती है। वो चाहे प्रभु राम का अपमान कर रही हो, चाहे प्रभु माता सीता का अपमान कर रही हो, हनुमान जी का कर रही हो, विष्णु जी का कर रही हो, करते हैं ये। अब इंडिया टुडे ने ये जो घृणित लेख लिखा है, जो घृणित फोटो बनाया हुआ है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको दानाजीवी समझती है, दाना डाल दिया है इनके आगे। और ये मीडिया हाउसेस उनके तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेख लिखवा रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेख लिखवा रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, लेख ने हेडिंग लिखवा दी है। आप कभी चले जाइएगा, वो देखिएगा, सबकी हेडिंग एक ही रहती है। अच्छा, आप लोग भी जानते होंगे। अब हम लोग तो बहुत साल हो गए प्रिंट को छोड़े हुए, तो हेडिंग तो नहीं दिख रही। बोलिए। अच्छा, बोलिए। मैं भेज दूंगा आपको। नहीं, हमने तो अखबार ही मंगाना बंद कर दिया, बहुत साल हो गए, हमने कहा मत पढ़ो अखबार। अच्छा। बोलिए। ये जो पालतू संस्थान हैं, हाँ, ये अपने हित में काम करते हैं। और रही परिवारवाद की बात, मैं कह रहा हूं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम परिवारवादी हैं और भविष्य में भी परिवारवादी रहेंगे, क्योंकि हमारा चरित्र परिवारवादी है। चीन से परिवार हटा, तानाशाही आ गई। नॉर्थ कोरिया से परिवार हटा, तानाशाही आ गई। यूरोप के बहुत सारे देशों से परिवार की संस्थाएं खत्म हो गई। ऐसे घृणित अपराध होते हैं जिनके बारे में कितनी बढ़िया बात आपने कही रविंद्र भाई कि विप्लव चौधरी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बहन जी पर भी ये आरोप लगता है कि आकाश आनंद को अंदर बाहर करती रहती, अंदर आओ बाहर जाओ, अंदर आओ बाहर जाओ, यही सब करती रहती बीच बीच में। तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि आप उन्हीं के पक्ष की बात कह रहे हैं। ये आप बड़ा अच्छा नैरेटिव लेकर आए हैं कि परिवार को अब आपने ढाल बना लिया, जो आपकी कमजोरी थी आपने उसको ताकत बना लिया कि भाई ये अब मेरी ताकत है परिवार। और ऐसा आपने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, पता नहीं घेरा कि नहीं घेरा, लेकिन घेरने की कोशिश आपने की है कि श्री रामचरितमानस और श्री महाभारत, गीता, जो भी गीता में ही वर्णन है जहां तक मैं जानता हूं, बाकी करेक्ट करिएगा अगर कोई गलत बात मैं कहूं तो गीता जी जो है महाभारत का एक, श्री महाभारत जी का एक अंश है। हाँ, तो लगभग अंश में तो भी वही बातें होंगी, मुझे लगता है पात्र तो बहुत बदले नहीं होंगे उसमें। हाँ, वो एक घटना का जिक्र है श्री गीता जी में। जी, तो ठीक है। तो आपने इसको एक तरीके से चीन और कोरिया और जापान कहाँ का हवाला देके आपने इसको बना लिया कि ये परिवारवाद को ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये 2 महाकाव्यों का उदाहरण दे रहे हैं आप। जी, ये ताकत है हमारी, और हम और आप भी ताकत हैं। जब हमारा बेटा ताकतवर होगा, स्थापित होगा, तभी हमारा परिवार भी स्थापित होगा। हमारा परिवार स्थापित होगा तो समाज स्थापित होगा, समाज स्थापित होगा तो देश स्थापित होगा। और सब लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ये जो शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं, जो अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हैं, उनके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं।
लेकिन मैं उनके बारे में कह रहा हूं कि भारत की अभी तक कम से कम 90-95% जनता परिवार पे आधारित है और परिवार पे रहेगी। भारत की जो आर्थिक क्षमता है वो भी परिवार आधारित है। तो इस परिवार को छोड़ने से आप यूरोप बनाना चाहते हैं, आप चीन बनाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं और जर्मनी बनाना चाहते हैं। जर्मनी में राइटर ने एक लेख लिखा है, परिवार नहीं होने से वहां पर जो अंडर ग्रेजुएट लड़कियां होती हैं उनके साथ क्या हरकत होता है मैं कह नहीं सकता हूं। राइटर ने एक बहुत लंबा लेख लिखा हुआ है इस पे। तो ये परिवार निश्चित रूप से इस भारत की एक बहुत मजबूत इकाई है। उस परिवार का विरोध करने वाली दक्षिणपंथी पार्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी जैसे हिटलर खत्म हो गया। जी धन्यवाद। आप लोग कहीं बिहार की तरह कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं यार? हमें जिस इस बात की पार्टी चिंता का हो रही है। नाम समाजवादी पार्टी है, उस पार्टी के प्रवक्ता एक चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि परिवार को डिफाइन करना है और परिवारवादी होने पर हम बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं। चलिए तो बोलिए, पार्टी का नाम ही बदल दीजिए। आप बोलिए ना, आप क्या कर रहे हैं? जिनके आप समझ क्या में नहीं कर आ रहे रहा, हैं? उनको समझा पाना मुश्किल है। आप तो तो अपनी बातें कह लें जी, आप- मौका दे आप- दीजिए। आप क्या परिवार कर रहे हैं के बीच में विप्लव आना जी? नहीं चाहिए था इनको, लेकिन आ गए। ठीक है, अनुशासन ठीक है हिंसा- रविंद्र भाई, अनुशासन रविंद्र भाई, हिंसा ठीक है, सीखी ठीक है। तो अपने बारे में बोल लेंगे जितना रविंद्र, बोलना होगा। रविंद्र ठीक है। मैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के पास जाऊंगा, फिर आऊंगा मैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, अब ये तो जिस मुद्दे पर आप लोग घेरते हैं परिवारवादी, तो आपको घेरने की कोशिश हो रही कि बिना परिवार के कुछ संभव नहीं। और बात तो कहीं ठीक कर रहे हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। तो परिवार तो बड़ा महत्वपूर्ण परिवार एक ऐसी इकाई जिससे समाज बनता है, समाज से प्रदेश बनता है, देश बनता है, विश्व बनता है। चंद्रिका जी और सभी पार्टी स्टूडेंट्स को नमस्कार तथा आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है जी, लेकिन मुद्दा डिविएट हो रहा है, अपनी जगह से भटक रहा है। उसको ले आइए किसी पकड़ ने- के, अपनी जगह पर ले आइए पकड़ के, इसलिए तो हम आपको किसी ने मौका दिए हैं। परिवार के विरुद्ध कभी किसी ने किसी भी व्यक्ति कभी बोला नहीं। परिवारवाद और परिवार में अंतर है। परिवार माने होता है कि जो सृष्टि चलती है तो स्त्री पुरुष का जब विवाह होता है उसे संतान उत्पन्न होती है, वो एक परिवार है। लेकिन परिवारवाद माने यह है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं, सब हम ही बनेंगे। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप जो लोग राजनीतिक परिवार उनके देख लीजिए, उनके घर में कितने लोग किन पदों पर हैं। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरा भी जो आरएसएस पर कहा गया कि विवाह नहीं करते, तो देश के लिए कितने लोग बलिदान हो जाते हैं, घर द्वार छोड़े लोग जान तक दे देते हैं। शादी विवाह तो बड़ी छोटी चीज है, लाखों लोग उसमें काम में रात दिन राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। एक बात। दूसरा, आप जानते होंगे जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, उसमें कई लाख महिलाएं हैं। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, धार्मिक संस्था है। वो भी विवाह नहीं करती और रात दिन वो अपने धर्म के प्रचार में लगी रहती। बहुत सारे लोग हैं, ईसाइयों में भी नन्स होती हैं। तमाम सारे धर्मों में तमाम लोग अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए जीवन में विवाह न करके केवल उसी में अपना समय देते हैं, क्योंकि विवाह जब करेंगे तो उनका समय निश्चित रूप से अपने परिवार में लगेगा। तो ऐसे लोग त्याग और बलिदान के नाते विवाह नहीं करते। मेरा कहना यह है कि परिवार और परिवार के बात के अंतर को बिल्कुल समझा जाए। और मैं कभी ये सपोर्ट नहीं करता कि नेताजी के बारे में हम लोग सम्मान करते हैं या कोई अन्य नेता हो उनके बारे में कोई आपत्तिजनक विवरण दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, इधर मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, ट्रेंड हो गया है कि मीडिया के पर आक्रमण करिए। मैं कभी कभी डिबेट में देखता हूं कि एंकर के ऊपर लोग चढ़ाई कर देते हैं। कई महिला एंकर भी होती हैं, कई पुरुष एंकर भी होते हैं, उनके साथ ऐसी बात करते हैं जो नहीं की जानी चाहिए। अब अगर कोई पार्टी हारती है जीतती है तो उसमें मीडिया का क्या दोष होता है, एंकर का क्या दोष होता है? लोग अपनी सारी भड़ास, अपनी हार की उन्हीं के ऊपर निकालना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके बजाय अगर आम जन के साथ हम, जैसा राजनीति का कार्य व्यवहार होता है, आम जन के साथ जुड़े और उनके बीच में काम करें। सभी पार्टियों को कई बार मौका दिया, ऐसा नहीं एक बार दिया। सभी पार्टियों को जनता ने अनेक बार वोट दिया, जिताया, गद्दी पर बैठाया। लेकिन कई पार्टियां तो 50-50 साल राज की हैं, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो कभी ईवीएम को गाली देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, कभी सिस्टम को गाली, मतलब उनको लगता है कि हम क्यों हारे, हमको हारना ही नहीं चाहिए। तो प्रजातंत्र काहे का है? यही तो प्रजातंत्र है कि प्रजा जो चाहेगी वही करेगी। तो मैं समझता हूँ प्रजा का सम्मान करना चाहिए, मीडिया का सम्मान करना चाहिए। मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया के बारे में ऐसी धारणा बना देना कि वो तो किसी एक पार्टी का है, किसी दल का। मैं कई बार सुनता हूं कि गोदी मीडिया क्या होता है? मीडिया जो सोचेगा वही ना लिखेगा, जिसको समझ में आएगा। अरे यही तो दिक्कत है चंद्रिका जी, यही दिक्कत है। अब दिक्कत यही हो गई है कि कोई नौकरी से निकलवा देता है, कोई गाली देता है। पत्रकार तो दोनों तरफ मार खा रहे हैं, कोई गाली देता है, जात पूछता है, और कोई कहता है नौकरी नहीं करने देंगे, बाहर करो इसको बाहर करो।
मैं ज्यादा विवादास्पद नहीं बात को करना चाहता। हाँ। लेकिन ये किसने अधिकार दिया कि आप पत्रकार की जात पूछिए? पत्रकार की जात पूछेंगे, समता और समानता की बात करेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे- मैंने तो अपनी ओपनिंग में ही इस बात को कहा कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की जात पूछेंगे और संसद में अगर कोई आपकी किसी कोई जात पूछ लेता है तो आप कहोगे कि आप मेरी जात पूछेंगे। तो ये अपने आप में गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की उन्होंने रचना की। उन्होंने कहा मैंने स्वयं रचना किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने आप बन गया। तो अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उन्होंने कहा जाति नहीं बनी, जात तो बाद में विकृति है, लेकिन जो वर्ण बने एक तरह का श्रम का विभाजन था। और जो उसी का तो हवाला दिया है चंद्रिका जी, उसी को तो हवाला दे रहे हैं, श्री महाभारत, श्री गीता, श्री रामचरितमानस, उसी को तो हवाला दे रहे हैं कि भैया ये सारे जो महाकाव्य हैं इनकी संरचना रचना परिवार के इर्द गिर्द हुई है। और आप लोग परिवारवादी इनको कहते हैं। ये कह रहे हैं हम बलिदानवादी हैं, परिवारवादी नहीं है। क्षमा करेंगे, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन पहुंचा मुझे दीजिए, बताइए कि देखा जाएगा, भगवान पहुंचा दीजिए। रामचरितमानस में भगवान राम का वर्णन है, उनके जीवन की कथा है। लेकिन भगवान राम का जब मंदिर बनता है तो लोग वहां दर्शन करने नहीं जाते, आज तक नहीं गए हैं। और राम की और कृष्ण की बात करते हैं, कहां से अधिकार मिल गया इनको? चले गए होंगे चुपके से, चले गए नहीं, चिट्ठी भी मेरी पट्ट भी मेरी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। या तो आप मानिए या ना मानिए, लेकिन जब जरूरत है तो आप लोग जबरदस्ती क्यों इस पे तुले रहते हो कि मानिए ना मानिए? अरे ठीक है, मानेंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। ये तो मानने ना माना तो ये आपस में जो व्यक्ति का वो होता है कि हमारा बिलीफ क्या है, हमारी मान्यता क्या है, हम किस रूप में कैसे मानेंगे, हमारा तरीका होता है। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती मना नहीं सकता। लेकिन राजनीति ऐसी है कि वो जिसको लेकर ये कहा जाता है कि जो बुराई है, सामाजिक बुराई है कि भाई ठीक है, एक परिवार का व्यक्ति इतने सब कुछ परिवार के कब्जे में नहीं हो सकता। लेकिन अब इसमें भी डिफरेंस है कि मेरा परिवार, तेरा परिवार, मेरी पार्टी में इस तरह का परिवारवाद है, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा नेता है, वो परिवारवाद नहीं है। गडकरी के लड़के बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं, परिवारवाद नहीं है। गृहमंत्री जी के बेटे बहुत बड़े पद में हैं, वो परिवारवाद नहीं है। ये सारे लोग काबिलियत से हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने पार्टी बना दी, परिवारवाद है। राहुल गांधी परिवारवादी हैं। जनता जाने। ब्रेक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवार पर राजनीतिक जंग और मीडिया मोहरा। मीडिया क्या खुद मोहरा बनता है या उसे मोहरा बनाया जाता है? ये भी एक सवाल बड़ा है। संजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक तो मीडिया के मोहरे पर बात करेंगे, क्योंकि मीडिया को मोहरा बनाया जाता है या नहा धो के बिल्कुल तैयारी रहता है मीडिया के, लाओ हम मोहरा बनना है हमको। अब बस किसी ने जरा सा बस इनवाइट किया को तुरंत में बन गया मोहरा। तो एक तो ये सवाल है कि वो ज़बरदस्ती उसको मोहरा बनाते हैं, नेता लोग इस्तेमाल करते हैं, या वो इस्तेमाल होता है? मीडिया इनोसेंट है या बहुत कुटिल और चालाक है? मेरा सवाल ये होगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार चुनाव में बुरी तरह हार के बाद परकच्चे उड़े पड़े हैं, कील कांटे ढीले हैं महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के। अखिलेश यादव ने क्या कोई सुर्रा वुर्रा छोड़ा है क्या ढूंढ ढांड के कहीं कि कुछ हवा पानी बने, कुछ प्रारंभिक तौर पर ये दिखाया जाए, थोड़ा सा टेलर टाइप पर दिखा रहे हैं? रवि भाई, आऊँगा मैं आपके पास, आ रहा हूँ। रवि प्रताप सिंह को लेते हैं। रवि प्रताप सिंह, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई जो मेहनत से लोग काम करते हैं, अपना मुकाम बनाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। आप लोगों को विरासत में मिलता, आपकी पार्टी के नेताओं को विरासत में मिला, वो परिवारवाद है। और अखिलेश यादव ने कहा कि हम परिवारवादी नहीं, हम बलिदानवादी हैं। शायद इशारा उनका कहीं ना कहीं इंदिरा जी, राजीव जी के बलिदान और नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया उसकी तरफ है। रवि प्रताप, देखिए भाई, मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ परिवारवाद व्यवसाय से अलग नहीं किया गया है। किसान का लड़का भी किसानी करता है, वकील का लड़का भी अपने उसी चैम्बर में बैठता है, पिता अगर डॉक्टर हो करके जिस आपने डिस्पेंसरी को खोलता है उसका बेटा भी वहीं जाता है। और हमारे यहाँ न्यायपालिका भी 255 परिवारों में ही घूम के रह रही है।
और सबसे पहले बताऊं कि अंबेडकर जी, शास्त्री जी, गांधी जी, इन सबके बच्चे पटेल जी आए थे राजनीति में, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं कर पाए तो हाशिए पे चले गए। जो लोग एक बार आप परिवारवाद के ऊपर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर अखिलेश जी कामयाब हुए 2017 में, तो वो मेहनत करके साइकिल की यात्रा करके हुए। और हमारे यहाँ जो परिवारवाद का जो चस्पा आप लगाते हैं, तो जब तक नेहरू जी राजनीति में थे, इंदिरा गांधी किसी सदन की सदस्य नहीं थी, जबकि पटेल जी की पुत्री को लाया गया था। और दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी जी थी तो उसमें राजीव जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, ना उसमें राजीव जी के होते हुए कभी सोनिया जी सदस्य थी। और उसके बाद आ करके 10,000 की यात्रा करके, 4,000 किलोमीटर की यात्रा करके, लोगों से घूम करके राजनीति में अपना एक अस्थायित्व स्थापित किया है। और यही भाजपा, जब इनको शिरोमणि अकाली दल में परिवारवाद नजर नहीं आता है, पासवान जी का परिवारवाद नजर नहीं आता है, देवगौड़ा जी का परिवारवाद नजर नहीं आता है, शकुनी चौधरी जी का परिवारवाद नजर नहीं आता है, शिवसेना का परिवारवाद नजर नहीं आता है, और तो और है, ये जान लीजिए कि ये हम का परिवारवाद, जहां केवल बहू और दामाद तक सीमित है, उनका भी परिवारवाद नजर नहीं आता है, आरएलडी का परिवारवाद नजर नहीं आता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो लोग इस देश को सजाए, संवारे, बनाए अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अगर वो इस धरा को छोड़ के जा चुके हैं, जिनको आपने ही एक बहुत जो पद्मश्री का अवार्ड होता है उस सीरीज का आपने अवार्ड दिया, और वो इस देश का रक्षा मंत्री भी रहा, और कोई मीडिया हाउस उसके खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक तस्वीर को छापे, आप हर बात पे चले जाते हैं आजादी से पहले कि सब कुछ नेहरू का दे दिया गया। अरे अब तो ये बचा है कि कहीं आप ये न कहने लगे कि आतंकवादी भी नेहरू जी से पूछ क्या रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि, और बड़ी बेबाकी से कहना चाहूंगा कि जब भी 100-200 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा अगर, तो निश्चित रूप से इस मीडिया, चाहे वो मीडिया प्रिंट मीडिया है, चाहे वो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फ्री प्रेस ही हमारे यहाँ प्रजातंत्र की रक्षक रही है। कभी भी, बड़े बेबाकी से कह रहा हूं कि जब आप आंख मिलाएंगे तो आपको अपनी जहनियत में गिरबान में झांकेंगे तो तकलीफ जरूर होगा। इसलिए होगा कि 2014 में जो आप 2G घोटाला 1 साल तक टीवी पे चलाते रहे, जब जीरो लाश स्थापित हो गया, और वही ए राजा जी आज संसद की कार्रवाई चलाते हुए नजर आते हैं, तो आप एक हफ्ते भी नहीं कहा कि आपने ये हो गया। आज बिहार का चुनाव हुआ था, आप रोहिणी आचार को दिन भर दिखा रहे थे। आप बताएं कि रोजी रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी आपके यहाँ हुआ, और सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, जो आप 15 लाख रुपए की बात कह रहे थे, 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, जो आपको प्रश्न सत्ता से पूछना चाहिए, आप बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछते हैं, चरण बंधन करते हैं, और राजनीति के मूल मुद्दों को, यानी इस गरीब आवाम की मूल मुद्दों को हटा करके धर्म के ऊपर किसने क्या कह दिया, राजनीति में रोज इसी पे चर्चा होती है, जिसका परिणाम है मेरे भाई कि आज मेन मीडिया से लोग दूर हो रहे हैं। और मोदी जी ने इस मीडिया को 2014 के बाद जो ग्रैब किया था, उनको उम्मीद नहीं थी कि सोशल मीडिया भी समानांतर पनकेगा, नहीं तो इस सोशल मीडिया को भी, और सबसे बड़ी उदाहरण कि एनडीटीवी का 51% शेयर बिक गया और उस मालिक को पता नहीं चला। और जानते हैं, जब दैनिक जागरण ने मायावती जी के खिलाफ निकाला कि इनकी पुत्री रहती है, तो पूरा बसपा ने घेर दिया था, इसी लखनऊ में दैनिक जागरण को माफी मांगना पड़ा था। तो ये कहा जाता है कि मीडिया को हाथी चढ़ा दिया था, हाथी, आपको नहीं पता होगा, हाथी ने गेट तोड़ दिया था। राम लखन वर्मा मिनिस्टर थे, वो हाथी पे चढ़ के पहुंच गए थे बेगम हजरत महल पार्क से दैनिक जागरण के दफ्तर तक, और हाथी के पांव से गेट तोड़ दिया गया था। बड़ा खतरनाक मामला था। और जानते हैं, तो हम लोग तो इसीलिए बने हुए हैं कि हाथी से कुचलवाओ, पिटवाओ, मारो, गाली दो, हम लोग तो ये रहता ही है। सर, जो 2 महाकाव्य है जिसका वर्णन आपने किया, महाभारत और रामायण श्री का, तो देखिए इन दोनों में परिवार की महत्ता का ही वर्णन है। गीता में तो सिर्फ कर्म की प्रधानता भगवान कृष्ण ने कही है कि कैसे कर्म करें, लेकिन दोनों में भी आप रामायण में जिसको आप अपात्र मानते हैं या जिसको राक्षस प्रवृत्ति का मानते हैं, वहां भी आपको बड़ी मार्मिक बात बताऊं कि वहां भी कुंभकर्ण सब कुछ जानने के बाद भ्राता प्रेम में अपने आप को शहीद बलिदान करा देता है। ये समझिए कि मौत को गले लगाता है। पुत्र प्रेम। अब लीजिए, आप कुंभकर्ण का बलिदान कहेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहेंगे कुंभकर्ण राक्षस का भी बलिदान करा रहे हैं लोग। लेकिन और तमाम हमारे यहाँ सीता जी का पंचकन्या में शुमार नहीं है, लेकिन मंदोदरी और सुलोचना दोनों पंच। ठीक है, हम बहुत ज्यादा, चूंकि बहुत ज्यादा उस तरफ हम नहीं जाएंगे। आज हम परिवार और महाकाव्यों को करते इस पर चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे चर्चा करने। विप्लव चौधरी, आप बताइए, आपका परिवारवाद पे क्या वो है, टेक क्या है, बोलिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, पैनल पे बैठे सभी लोगों को नमस्कार, सलाम। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। आप
आज देखिए जो भी ट्वीट अखिलेश जी ने किया है, अभी मैंने देखी वो तस्वीर, आपने तो दिखाई नहीं, तो सौभाग्यवश आज मैं अपनी बात इस पर रखने के लिए आपके चैनल पर मौजूद हूं। लेकिन ये जो तस्वीर है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पद्म विभूषण है भारत के नेताजी, और अब इस धरा पर भी नहीं है। इस पर हम इसलिए उन पर टिप्पणी करना अनुचित समझते हैं कि नेताजी के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह धरा पर नहीं है। उनसे राजनीतिक मतभेद बहुत हैं, लेकिन चूंकि वह अब जीवित ही नहीं है तो फिर मतभेद कैसे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अनादर किया जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अखिलेश जी का ट्वीट हमने पढ़ा अभी इतना लंबा सा, वो अगर आप गौर से पढ़ेंगे, उसको मैंने 2 बार पढ़ा और मुझे महसूस जो हुआ कि बिहार चुनाव के बाद जो निराशा उनको हाथ लगी है, उस निराशा के बाद अब उनको डिफेंड करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है आने वाले आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका जो कोर वोटर है, यादव समाज का वोट, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है और जा रहा है। जिस तरह से अरे आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? वो बसपा में भी तो आ सकता है भाई, वो बसपा में भी तो आ सकता है कि आप सांठगांठ किए हो, बीजेपी के साथ सांठगांठ कर लिए हो क्या, जो आपको यादव वोटर की चिंता है? बसपा, मैं तो कह रहा हूँ बसपा में आ जाएगा वो। बहन जी को बहुत स्नेह करता है यादव वोटर। बोलिए, बात तो पूरी करने दीजिए। बोलिए। आप ही लोगों के चैनलों ने दिखाया है, अभी जो आपने एग्जिट पोल्स दिखाए थे, आप ही लोगों के चैनलों ने दिखाया कि वहां पर लगभग 40% तक वोट गया। जनरलाइज मत करिए, जिसने दिखाया होगा। 13 उम्मीदवार एनडीए के जीत के आए। अरे वही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मीडिया काबू में है, जो चाहते हैं वो दिखवा देते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। आज पूरा जो उनका वितंडावाद है, प्रदर्शन है, धरना है, बवाल, यही तो है आज पूरे दिन का विषय है हमारा, यही है। बोलिए। पारिवारिक खींचतान को दिखा करके अखिलेश यादव जी सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, अभी साहब कह रहे थे कि हमें परिवारवादी होने पर बड़ा गर्व है, तो जिस पार्टी का नाम आदरणीय नेताजी ने समाजवादी रखा हो, कम से कम कुछ तो उसकी लाज बचाए रहने दीजिए कि अब आप अरे वो खोल के कह दे रहे हैं, आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हो। बार बार बहन जी के भतीजे, भाई, पोते, भाई के पोते, सबको बनाते हो आप लोग। और जो कोर लोग थे उनको मार मार के बाहर निकाल दिया आप लोगों ने पार्टी से। वो कोई सपा में शरण लिए है, कोई कांग्रेस में शरण लिए है। तो आप परिवारवाद पे भाषण दोगे विप्लव चौधरी, तो हम कैसे सुनेंगे? हम तो नहीं सुनेंगे भाई। आप बिल्कुल सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने नहीं, आप बात नहीं कर सकते हमको भाई। आप कैसे भाषण दे सकते हैं? परिवारवाद पे कैसे भाषण दे सकते हैं आप? क्या विप्लव चौधरी, आकाश आनंद की जगह विप्लव चौधरी पहुंच गए क्या? कोई अन्य नेता परिवार के अलावा कोई महत्वपूर्ण पद पे है? बहन जी, उसके बाद उनके परिवार के लोग, और कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण है? राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा नहीं भेजा। अरे इतने लोग अगर होते, इतने लोग होते, आप ठीक है, आप हमको कहीं ना भेजो, रिमोट दे दो, हम सबको छड़ी लेके मारते रहेंगे ऐसे करके। राज्यसभा सदस्य भी इसे बैठे रहेंगे और भी बैठे रहेंगे। इस तरह की बात नहीं होती, करते रहते हैं भाई। देखिए ना, राहुल गांधी को कहते हैं आप, राहुल गांधी रिमोट से चलाते हैं। राहुल गांधी को रिमोट चलाते कहते हैं ना आप लोग। राहुल गांधी रिमोट चलाते हैं। पांच के पांचों यादव समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के परिवार से आते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? आप 5 यादव सांसद हैं केवल महागठबंधन के, और वो 5 के 5 यादव सांसद शीर्ष नेतृत्व के परिवार से आते हैं समाजवादी पार्टी के। ठीक है, बाकी यादव क्या करेगा? दरी बिछाएगा क्या? नहीं, दरी नहीं बिछा रहा है वो। बाकी यादव 13 मिनिस्टर होते हैं, जब सरकार बनती है तो 13 यादव मिनिस्टर होते हैं उसमें। और सुन लो भाई विप्लव चौधरी, नेताजी कहा करते थे, मैंने कई बार अपने इन्हीं कानों से सुना है, वो कहते थे कुछ ना दो तो 2 गनर दे दो, भोकाल पानी टाइट रहेगा। तो ये मिलता है, ये मिलता है कि 2 गनर दे दिए। अगर दर्जा प्राप्त नहीं मिला, अगर कहीं नगर पालिका का भी कुछ नहीं बन पाया, कहीं कुछ भी नहीं मिल पाया, तो बोले 2 गनर दो इसको, 2 गनर दो, भोकाल टाइट रखेगा ये। तो ये है समाजवादी पार्टी। अब आप बताओ, आपके यहाँ तो इतना समाचार छप जाए तो अगले दिन बाहर हो जाता आदमी। नेताजी के सहयोगी श्री अजीत सिंह जी इसे कहा करते थे, जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा है उस गाड़ी में बैठा गुंडा है। इसीलिए आदरणीय नेताजी के सहयोगी स्वर्गीय श्री अजीत जी कहा करते थे। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस के साथ ही कह रहे थे कि राजीव जी के रहते हुए सोनिया जी कभी चुनाव नहीं लड़ी, इंदिरा जी के रहते हुए राजीव जी नहीं लड़े। इतिहास में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा गलत बातें हैं ना, उस पर हम इतिहास में नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल इतिहास में नहीं जाएंगे। अगर आप नेहरू की बात करोगे, हम आज चर्चा नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है साहब, बोलिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि दोनों महाकाव्य, और अभी साहब कह रहे थे कि श्री गीता जी, तो आप पहले मुझे ये स्पष्ट कर दें कि आप महाकाव्य मानते हैं या धर्म ग्रंथ मानते हैं?
अच्छा, आप भी धार्मिक पिच पर खेलोगे? बीजेपी वाले सवाल आप भी करोगे? आप क्या, अरे बीजेपी वाली बात क्या हमको है? लग रहा है आप अखिलेश सब यादव तो करिए पिच ना। बदल दिए हैं, आप भी उसी पर आ रहे हो। अखिलेश यादव तो हमें लग रहा है पिच बदल चुके हैं। अब वो महाकाव्यों की बात कर रहे हैं। संजय श्रीवास्तव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय श्रीवास्तव, इस पूरे जो आज घटनाक्रम हुआ, लिखा पढ़ी जो अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर कर दी, इसके पीछे का क्या गुणागणित है? क्या बिहार की हार के बाद थोड़ा सा जोश वोश भरना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला करके थोड़ा माहौल बनाना चाहते हैं? और क्या अखिलेश यादव बीजेपी की पिच पर शिफ्ट करने वाले हैं, या उसको कब्जा करने वाले का हम यहाँ खेलेंगे, स्टंप उखाड़ने वाले हैं कि लो भैया अब अपने स्टंप हटाओ, हमारी बारी, हम खेलेंगे इस पर? बिल्कुल, बहुत सटीक और छोटे से शब्दों में, मैं कम शब्दों में इस बात को क्लियर कर दूं कि ये जो बिहार चुनाव के बाद की स्थितियां हुई हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश में देखिए जो 37 सीटें आई समाजवादी पार्टी की लोकसभा में, उसमें इन्होंने जो पीडीए कार्ड खेला था, तो अखिलेश यादव को लगने लगा था पीडीए करने से ही हमारी अगली सरकार भी आ जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वो एक इनकी जो टीम है जो इनको राह सलाह देती है, उसमें भी थोड़ा मेरा हाथ रहता है। तो इनको लगने लगा कि पीडीए करने से अब विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना तो दूर, 100 सीटें लाना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बिना सवर्ण समाज के शामिल हुए सिर्फ पीडीए करना है कि यादव, मुसलमान और जो थोड़े से दलित लोग हैं अगर मेरे पाले में आ जाएंगे तो मैं 203 सीटों के पार चला जाऊंगा और सरकार बना लूंगा, तो इनको अब समझ में आने लगा है। और इसी वजह से शायद महाकाव्यों का आधार बना के इन्होंने परिवार पर चोट करनी शुरू की कि इससे होगा कि भाई ये तो महाकाव्य थे, इनमें जिस तरह परिवारों की जो व्याख्यान दिए गए या जो व्याख्या की गई है वो बड़े पैमाने पर, जो अगर रामचरितमानस लीजिए या रामायण लीजिए तो दोनों बेस है भगवान राम पर। तो भगवान राम एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम पात्र थे कि जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर और कुछ ऐसी चीजें स्थापित की जो आज भी उस पर चलने की कोशिश लोग करते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। जिन्होंने त्याग किया, तपस्या की और उसके बाद उन्होंने कुछ मार्गदर्शन सिखाए, कुछ चीजें बताई और आज भी वो ग्रंथ प्रेरणा का स्रोत है। हम आप सभी उसको पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ उसमें से हासिल ही करते हैं। गीता में कौरव और पांडव को लक्ष्य करके जो कुछ परिवार बनाया गया, जो लिखा गया, चाहे वो पांडव का परिवार रहा हो चाहे कौरवों का, दोनों की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां, और जो तंत्र था कि जो गद्दी से बंधे हुए लोग थे, जैसे भीष्म पितामह थे बहुत बड़े योद्धा थे, सब कुछ थे, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो शांत बैठे थे क्योंकि कुर्सी या परिवार से बंधे हुए थे। तो ऐसी चीजों पर चोट करके इनको लगा कि जो ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, ये सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको जब तक हम मोटिवेट नहीं करते या उनके लिए जब तक कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक जो है सिर्फ पीडीए करने से जीत हासिल नहीं हो सकती है। ये इनको स्पष्ट पता चल गया है और है भी ऐसा। सिर्फ पीडीए करने से समाजवादी पार्टी सरकार बना भी नहीं सकती, क्योंकि हर जाति का, चाहे ये ठाकुर अगर खड़ा भी करेंगे कैंडिडेट और पीडीए करेंगे तो ठाकुर इनको वोट नहीं देगा। पंडित को खड़ा करेंगे और पीडीए करेंगे तो पंडित नहीं वोट देगा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, जैसे पीडीए करके इन्होंने राज्यसभा में आलोक रंजन जी को जानबूझ के हरवाया, रामगोपाल यादव ने सीधे सीधे इतने वोट 1 और 2 नंबर को दिए कि अगर उनमें से 4-6 वोट काट के तीसरे पे आलोक रंजन को देते तो वो भी सीट निकल जाती, संजय सीट फर्स्ट नंबर वाली गिनती में आउट हो जाते। लेकिन जानबूझकर नहीं किया कि रामजी लाल सुमन पहुंच जाएं और जया बच्चन पहुंच जाएं। तो एक कहना होगा कि अमिताभ बच्चन की पत्नी है तो वो कायस्थ है, वैसे वो बंगाली ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण और कायस्थ को खुश किया और एक रामजी लाल सुमन जो दलित समाज से आते हैं उनको खुश करिए। दूसरा कैंडिडेट भी चूंकि कायस्थ था तो उसे खुद पार्टी ने हराया। कोई कहे कि इन्होंने 7-8 विधायकों ने तोड़ दिया, छोड़ दिया इनका साथ, इससे हारे तो इससे नहीं हारे। फर्स्ट फेज में अगर उनको भी 20-22 वोट मिलते तो वो भी जीतते, रामजी लाल सुमन भी जीतते और जया बच्चन भी जीत गई थी। लेकिन ऐसा नहीं किया, ये पीडीए करते रहे कि पीडीए वाला दलित कहीं छोड़ के ना चला जाए, दलित को खुश रखना है। और उसी दलित ने कुछ दिन बाद ऐसा बयान दिया कि कितना बवाल हुआ, उसके ऊपर ईंटे पत्थर फेंके गए। तो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो इनकी टीम है, जो चिंतन मंथन करती है और इनको सलाह देती है, उसने पाया कि पीडीए करने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि देख लिया इन्होंने महागठबंधन बना के और वही पीडीए टाइप का बनाया और बिहार में क्या हाल हुई कि 35 सीट भी नहीं पाए, जबकि जीतने की पूरी उम्मीद थी। लोग 1-1.5 साल पहले से ही कयास लगा रहे थे कि अब की बार तो बीजेपी गठबंधन वहां बिल्कुल बुरी तरह 50 सीट से भी कम पाएगा, लेकिन उसके उलट हो गया। 50 सीट से कम के
अंतर पे ये आ गए और वो पूरे पूरे सत्ता में चले गए 80% सीटें लेके। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, मैंने एक, चूंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने एक लेख अभी 3 साल पहले लिखा था कि बिखरता परिवार और बदलता समाज। तो कैसे कैसे परिवार में विघटन हो रहा है, परिवार किस तरह जा रहा है, और उसी परिवार के विखंडन या विच्छेदन की वजह से जो समाज है उसमें कितने बदलाव आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने संजय अखिलेश यादव ने तो ये भी आज लिख दिया, वो कह रहे हैं कि इनकी मंशा है कि मीडिया हाउस और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी मंशा परिवार बिखरें, अलग अलग रहें, अलग टीवी होगा, अलग फ्रिज होगा, अलग ग्रोसरी आएगी, तो बाजार से लोग खरीदेंगे तो अखबार को विज्ञापन मिलेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये भी लिख दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, वही बात मैंने कही ना कि बिखरेगा परिवार जब तो समाज बदलेगा। तो समाज की तस्वीर तो उसे होगी ना कि जैसे ही लड़के की शादी हो रही, अभी साथ साथ 4 भाई साथ रहते हैं, पहले की शादी होती है वो पत्नी के साथ तुरंत अलग हो जाता है, तो वो जाहिर सी बात है अपना बिस्तरा, कमरा और जो भी चीजें हैं सब सामान खुद खरीदेगा। तो बाजारवाद ने ये चीजें क्रिएट की हैं। मैंने उसमें लास्ट में लिखा है कि जो बाजारवाद, जैसे बहुत पहले आप जाएंगे, परिवार क्यों नहीं टूटे, परिवार इसलिए नहीं टूटे कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेती एक सहारा था। तो खेती में जितने ज्यादा लोग रहेंगे, हल बैल रहेंगे, उतनी तरक्की होगी, उतनी खेती उनकी अच्छी होगी, इसलिए नहीं बदला। जैसे जैसे समाज बदलता गया, समाज ने बाजारवाद का रूप लिया। बाजारवाद में टीवी है, फ्रिज है, फोन है। हम आप कभी सोचते थे कि 20-25 साल पहले कि ऐसा भी कोई फोन आएगा कि जिसको घूमते टहलते बालकनी बाथरूम कहीं बैठे हम बात कर ले? तो ऐसा नहीं था। बाजारवाद ने सारी चीजें क्रिएट की। सबके पास साइकिलें बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी गाँव में, बहुत पहले जाइए तो बाजा बहुत बड़ी चीज हुआ करता था। अब जब से टीवी में भी पहले बक्से वाला टीवी आता था, फिर बक्से के उलट आ गया कलर टीवी, उसके बाद अब एलईडी और ईडी आ गई। तो इन सब चीजों से जब बाजार ने बदलना शुरू किया लोगों को, तो वो बिखरता गया परिवार। ठीक है ना कि इस तरह की कोई परिवार है, राजनीतिक दल का कोई परिवार हो विखंडित हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। सब राजनीतिक दल के अपने परिवार होते हैं, और उन्होंने अगर उसको किसी दल या संगठन को बनाया है, खुद के बल पे उसको ऊंचाई तक पहुंचाया है, इस्टेब्लिश किया है, तो जाहिर सी तौर पर उनका बेटा उसकी गद्दी संभालेगा। ऐसे आप चले जाइए, जब रजवाड़ा था हमारा, रजवाड़े का समाज था, नहीं, लेकिन बीजेपी कहती है अखिलेश यादव वनवास में चले जाएं तुरंत, उनको पार्टी नहीं संभालनी चाहिए। अखिलेश यादव वनवासी हो जाएं, तभी वो असली राम के अनुयायी हैं, तभी उसको मानेंगे। वो कह रहे ना अखिलेश यादव नहीं, अब ये किसी मनोज यादव को दे दें, वो किसी दूसरे यादव को दे दें। तो ऐसे तो बीजेपी में अगर गिनती गिनेंगे तो जितने मंत्री हैं 50-60 मंत्री ऐसे निकलेंगे कि उनके बाप या तो कभी बीजेपी में मंत्री या संतरी थे, या फिर उनका बेटा है, या फिर बेटे का बेटा है। अरे यही तो दलील देते हैं अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि भाई आपका परिवारवाद है और हमारा बुरा है। ये कौन सी बात हुई? तो एक छोटा सा जवाब दे दीजिए जल्दी से अरविंद प्रताप सिंह, मेरे पास थोड़ा समय बचा है। संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि आपको अब ठाकुर, बांभन, बनिया जो अपर कास्ट है, लाला भी, संजय श्रीवास्तव ने इस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया है, बोलिए। मैं ठाकुर हूं और पिछले 60 वर्ष से हम लोग इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। पीडीए पे ज्यादा बोले हैं श्रीवास्तव जी। हाँ, पीडीए को आप थोड़ा कम समझ ना पाए हो। मेरा निवेदन आप थोड़ा कम रखिए। पीडीए मतलब 90% भारत की जनता जो पीड़ित है, और मुझे लगता है कि ये तो 90% है, 95% भारत की जनता पीड़ित है इस पिछले 11 साल के शासन में। तो जो भी पीड़ित है वो पीडीए का अंग है, और अगर आप चुनावी परिदृश्य में देखिएगा तो यह भी झलकता है। तो अगर किसी ने यह समझ लिया है पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही खाली है, तो ये वो समझ लिया हो। लेकिन जो पीडीए का मतलब है उसमें मुख्य रूप से पीड़ित है, क्योंकि पूरा का पूरा पिछड़ा समाज पीड़ित है, पूरा का पूरा दलित समाज पीड़ित है, पूरा का पूरा अल्पसंख्यक आदिवासी समाज पीड़ित है। तो इसमें जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हैं, इसी में जो सवर्ण हैं, हम जैसे सवर्ण हैं, या हम जैसे बहुत भारी भरकम सवर्ण है। मैं बता रहा हूं, जिस चुनाव क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वो ठाकुर बाहुल्य है, और सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा वोट वहां से मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां से सीटें हम निकाल के ले आए हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा ठाकुर डेंसिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और वहां से समाजवादी पार्टी जीत के आई है। तो मुझे लगता है, हो सकता है ये स्पष्ट हो गया मेरी बात। ठीक बात है। अब नवेद सिको साहब, संजय श्रीवास्तव ने अपनी बात रखी, बहुत पुराने साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अब चिंता हो गई है कि भाई अगड़ों को साधना पड़ेगा। गणित तो कहीं सपोर्ट इस बात का करता नहीं संजय श्रीवास्तव की। अगले कितने % हैं?
अब वो अगड़े ज्यादातर बीजेपी को वोट देते हैं, तो अखिलेश यादव क्यों साथ देंगे उसको? नवेद भाई। देखिए, नेताजी की राजनीति बिल्कुल अलग थी और वो हमेशा पीडीए की लड़ाई लड़ते थे, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे। मुस्लिम और यादव उनका आधार वोट हुआ करता था, जिसको एमवाई कहते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई बड़ा नेता ब्राह्मण जाति का या क्षत्रिय जाति का कोई ना कोई नेता होता था, उनका कोलाज बड़ा सदा हुआ होता था। लेकिन इस वक्त भी अखिलेश यादव की राजनीति में मुझे लगा कि सर्व समाज को उन्होंने अलग अलग भागीदारी दी है, लेकिन लगातार हार के बाद में और लोकसभा से पहले जो उनकी पीडीए की तैयारी थी वो सफल हो गई। उस तैयारी में अगड़ों को कहीं ना कहीं इन्होंने साइडलाइन किया ताकि पिछड़ों की एक बड़ी जमात जो है इमोशनली इनसे जुड़ सके। तो खैर वो उनका एक्सपेरिमेंट है। लेकिन आप जो सब्जेक्ट है आपके बड़े रोचक होते हैं, समय कम होता है, थोड़ी दिक्कत ही हो जाती है, क्योंकि जैसे परिवारवाद है, मीडिया है, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त हैं और बहुत रोचक हैं। जी बोलिए। मेरा मानना है कि परिवारवाद कतई भी हम कांग्रेस को परिवारवाद नहीं कह सकते हैं, हम समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी नहीं कह सकते हैं, हम जो बीजेपी का एनडीए है उसके सारे जितने भी घटक हैं सबका परिवार से वास्ता है, लेकिन उनको भी हम परिवारवादी नहीं कह सकते। हम चौधरी अजीत सिंह को भी परिवारवादी नहीं कह सकते हैं, हम कुशवाहा को भी नहीं कह सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि परिवारवाद कुछ होता ही नहीं। ये लोकतंत्र है और जनता जिताती है। अगर ये बात कही जाए कि परिवारवाद फलता फूलता है भारत की राजनीति में, तो इसकी दोषी जनता है। जनता ये नहीं देखती है कि परिवारवाद चल रहा है, वो वोट देती है तब जीता जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल भी परिवारवाद पर सवाल नहीं उठा सकते, सबके सब परिवारवादी हैं। मैं साबित करके दिखाता हूं, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जहां परिवारवाद ना हो। एक थी बसपा, बहन मायावती जी, उन्होंने भी दिखाई दिया कि आओ दिखा रहे हैं हम तुम्हें, हम भी सबसे बड़े परिवारवादी हैं। उनको इतना बड़ा कैडर, इतने दलित पिछड़े समाज में हाशिए पर के लोग कैडर मर मिटने के लिए, बहुजन समाज के लिए उनको अपना भतीजा ही मिला। उन्होंने कहा भतीजा हमारा वारिस होगा, और टैग लग गया कि ये भी हो गई परिवारवादी पार्टी, बहुजन। जैसे कांग्रेस को कहा जाता है, सपा को कहा जाता है, वैसे बसपा भी हो गई, और सारे दल। अब आइए आप बीजेपी पे। बीजेपी में जितने शीर्ष नेता, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे राजनाथ हो, सभी लोगों का परिवारवाद चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से नेहरू परिवार में हुआ और जिस तरीके से यादव परिवार में हुआ, उस तरीके से बीजेपी में नजर नहीं आया कि शीर्ष नेता के पद पर एक ही परिवार का व्यक्ति बैठेगा। यही तो परिभाषा है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो परिवारवाद नहीं चला पा रहे हैं आज के दौर में। कल के दौर की बात होगी तो अटल जी का नाम आएगा। अटल जी का परिवार नहीं था, उनकी संतान नहीं थी, इसलिए वहां परिवारवाद नहीं चला। आज के दौर की बात करिए तो मैं तो दो ही नेता मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सुप्रीमो मानता हूं। एक हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी। दोनों सबसे बड़े नेता। उनका भी परिवारवाद नहीं चल सकता क्योंकि उनकी संतानें नहीं है। तो मान लीजिए सबका परिवार, पूरे देश में परिवारवाद चल रहा है, और उस परिवारवाद, अगर परिवारवाद गलत है तो भारत की जनता गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जबरदस्ती वोट नहीं लेता। ये तो परिवारवाद की बात हो गई। अब मीडिया की बात, जो अखिलेश यादव जी अक्सर उठाते हैं मुद्दा, मीडिया पर हमले करते हैं, करना भी चाहिए। हर किसी ने हमले किए। अभी आपने जिक्र किया, नदीम भाई ने खबर लिख दी थी दैनिक जागरण में, मायावती जी से संबंधित थी, नाराज हो गए, बड़ी रैली थी और हाथी लेकर आ रही थी भीड़, डर के मारे कांपने लगा था दैनिक जागरण। उसके बाद अभी आपने अखिलेश यादव जी की का जिक्र किया कि वो किस तरह प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो नमक रोटी पे अगर कोई खबर गरीब पत्रकार कर रहा होता है तो उसको ऐसे जेल में डाला जाता है कि अंत में वो जेल की से परेशान होकर उसकी मृत्यु हुई हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, इलाज नहीं हो पाता। तो हर पार्टी ने पत्रकारों पे हमले किए। ठीक है, करिए। अखिलेश जी को लगा कि अगर बुरा है तो खैर उनको करने का अधिकार भी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अजीब और गरीब बात है। अखिलेश जी कहते हैं जागरण का बाइकॉट, गलत खबर छापता है, सरकार के इशारों पे चलता है। लेकिन हमारे एक मित्र हैं अरमान खान, विधायक हैं, वो फुल पेज विज्ञापन जागरण में ही देते हैं। अभी के न्यूज का कोऑर्डिनेटर या कोई सीनियर जर्नलिस्ट इंटरव्यू के लिए समय मांगे अखिलेश यादव को, नहीं देंगे। उस आज तक को देंगे जिस आज तक के खिलाफ, जिस इंडिया टुडे के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे थे। तो भैया समाजवादी भी तो होना चाहिए ना। के न्यूज और इंडिया टुडे को बराबर समझो।
इसी को समाजवाद कहते हैं। लेकिन ये कौन सी बात है कि जागरण का बहिष्कार भी होगा और जागरण में विज्ञापन भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। ठीक बात है, ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। रविंद्र, एक छोटा सा जवाब, लंबा मत करिएगा, छोटा सा। रविंद्र को मैं पूछ रहा था, नावेद भाई ने जो को भी कहा है तो कहा कि अखिलेश जी इंटरव्यू नहीं देंगे के न्यूज को, तो के न्यूज ने बहुत ज्यादा इंटरव्यू लिया है, के न्यूज के ऑफिस में भी आए हुए हैं। तो ऐसा है, हमारे वहां कभी भेद नहीं रहा। सबसे ज्यादा पत्रकारों को स्थापित करने वाले, चाहे पूरे प्रदेश में और चाहे लखनऊ में, और सबसे ज्यादा अखबारों को मान्यता देने वाले समाजवादी पार्टी रही है। नावेद भाई को मानना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा सुविधा देने वाली समाजवादी पार्टी रही है, पत्रकारों के साथ में हमेशा खड़ी रही है। सुविधा नहीं दी है, आपके नेता पर समय दे दें, जो सेकंड लाइन के चैनल है, नहीं देते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी रोज पत्रकार वार्ता करते हैं। जो भी पत्रकार जाना चाहता है, कभी किसी को रोका नहीं जाता है, सभी लोग जाते हैं, डेली जाते हैं। तो इस बात पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो समय नहीं देते हैं। मैं कहता हूं नावेद भाई जिस दिन आवे उस दिन बता दें हमको। और अरे नवेद भाई बड़े पत्रकार हैं भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नवेद भाई को तो टाइम दोगे, संजय श्रीवास्तव बड़े पत्रकार, इनको टाइम दोगे भाई? कब वो कह रहे हैं सवाल ये है कि समाजवादी बनो, चाल चरित्र चेहरा भी समाजवादी हो, ये कहने की जरूरत है, तब आप किसी को कुछ भी आप कह सकते हो, तब आप किसी पे आरोप लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर फिलहाल अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और वास्तव में अभी नवेद सिकों ने इस कार्यक्रम के अंत में इस बात को कहा कि सारे परिवारवादी हैं और किसी को यह हक नहीं किसी को परिवारवाद पे घेरने का, क्योंकि जिसका परिवार है वो परिवारवादी है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि परिवार बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। हम सब मानते हैं कि भाई परिवार के लिए ही लोग दिन रात एक किए रहते हैं और उसके बाद फिर समाज बनता है, फिर पूरा परिवार लग के समाज को बनाता है। तो ये बहुत ऐसा विषय है कि इसमें कई दिनों तक चर्चा हो सकती है, लेकिन ये विषय में चर्चा तब होती है जब कोई राजनीति होती है। हाँ, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण मीडिया के लिए कि मीडिया को समझ जाना चाहिए कि वो अपनी लाइन लेंथ से थोड़ा हट के जा रहा है। अब उसको जो उसका मूल काम है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल कांटे वाला तराजू लेके उसको काम करना चाहिए। ठीक है, 19-20 चलता है, लेकिन 15-20 नहीं चलता। नमस्कार।